7 एक्शन। आर्थिक ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है जो इस ओर इशारा कर रही है कि धर्म के आधार पर आबादी में हम एक देख रहे हैं मिसमैच। आपको नहीं लगता है कि ये देश का एक मुद्दा है जिस पर चर्चा की जरूरत है और कहां पर क्यों, वजह क्या है इसके पीछे वो, और जितना उनको टाइम मिला है उतना ही आपको दूंगी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी, आपको मेरा नमस्कार और साथ साथ मेरे सारे को पैनलिस्ट्स को भी मेरा नमस्कार। जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपके भी कॉन्क्लेव में आए थे, 2047 के विकसित भारत की बात करते थे। जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, पहले चरण में वो मुगल मटन मुस्लिम पर आ गए, दूसरे चरण में वो मंगलसूत्र से लेकर आपकी भैंस तक आ गए, उसके बाद वो घुसपैठिए पर आ गए। पाकिस्तान का बिना सहारा लिए नरेंद्र मोदी जी 22 साल के अपने निर्वाचित करियर में कभी चुनाव नहीं लड़ पाए हैं, तो इस बार ऐसा कैसे होता। और तीसरे चरण का मतदान समाप्त होते होते तो उन्होंने अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई तक को नहीं बख्शा। अडानी और अंबानी को भी कटघरे में खड़ा करके कह दिया कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन मांगते हैं। मैं सिर्फ एक इमोशनल बात कहना चाहती हूं, आंकड़ों की थोड़ी बहुत समझ है और इसीलिए कहती हूं। पीएमओ ने पिछले 10 सालों में आंकड़ों की इतनी तौहीन करी है, आंकड़ों के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि उनकी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई है। असली बात यह है कि 10 साल में आंकड़ों की क्रेडिबिलिटी शून्य हो गई है। ये जिस प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की आप बात कर रही हैं, उन्होंने 2011 की जनगणना के डेटा को एक्सट्रापोलेट किया है। ये सब जानते हैं ये डेटा तीसरे चरण के बाद क्यों आया है, ये सबको पता है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पास बहुत गहन मुद्दे हैं। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, रुपया जो 58 से 84 पर पहुंच गया, 200 लाख करोड़ के ऊपर हमारा कर्जा पहुंच गया, 118 मिलियन डॉलर का चीन के साथ हमारा इंपोर्ट बिलियन, हमारी बढ़ती हुई गरीबी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हमारी बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, जो 64% जीएसटी हम गरीबों से वसूल रहे हैं, एमएसएमई जो लगातार बंद हो जाए, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट भी आई है 2011 के सेंसस पर, और 2011 के सेंसस में अगर कलई ना छुपानी पड़े अपनी, दुनिया भर ने कोविड के बाद सेंसस किया। प्रधानमंत्री मोदी जी सेंसस से क्यों डर रहे हैं? 2011 के बाद 2024 आ गया, क्यों नहीं जनगणना कराते हैं? हम तो ताल ठोक के कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराइए, पता तो चले कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े हैं, उनको उनका हक तो मिले। गरीब सामान्य वर्ग का कौन है, उनके लिए नीतियां कैसी बने, ये हक तो मिले। यही एक्सरे की तो हम बात कर रहे हैं, उस पर झूठ बोलते हैं मोदी जी। तो असलियत यह है कि चौथे चरण के मतदान के पहले मोदी जी ने अपने मित्रों को भी स्वाहा कर दिया। आंकड़ों की तो खैर उन्होंने क्या तफ्तीश लगाई है वो सबको दिख रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी पर लड़ा जाना है। जब तक वो इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, कोई उनकी बात में आने वाला नहीं है। ये देश उठ खड़ा हुआ है, मोदी जी जानते हैं पैरों के तले जमीन खिसक गई है। ऐसे ही थोड़ी अंबानी अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, टेम्पो में भर भर के पैसे की बात कर रहे हैं। हाथ में मेरा घोषणा पत्र है, मेरे हाथ में मेरा घोषणा पत्र है, और डंके की चोट पर कहती हूं 48 पन्ने पढ़ लीजिए, 15,329 शब्द कर लीजिए। अगर इनकी एक भी बात सही हो तो मैं शो छोड़कर चली जाऊंगी। आप ही के नेटवर्क ने फैक्ट चेक तो मोदी जी का कर दिया। ये जो सब फालतू की बातें बोलते हैं, पेज नंबर 8 पे चली जाइए, बीच में मत बोलिए, पेज नंबर 8 पे चले जाइए, पॉइंट नंबर 8 पढ़िए। व्यक्तिगत जो कानून है उसमें हम सुधार की बात कर रहे हैं, पर्सनल लॉ में आप उल्टा पढ़ रहे हैं। आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, नहीं तो आपकी अगली बार मैं बोलने नहीं दूंगी। पहली फुर्सत में निकल, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। अंजना जी से गौरव जी फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। ठीक है, गौरव जी उनको पूरा कर लेने दीजिए, मैं आपसे रिस्पॉन्स ले लूंगी, रुक जाइए। बोलिए। थैंक यू। 48 पन्ने, 15,329 शब्द।
सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम जब खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये बेलगाम प्रवक्ता कौन सा सच बोलेंगे? इनको चुनौती देती हूं, एक शब्द ढूंढ कर दिखा दें। थोथा चना बाजे घना बसा के झूठ बोलना है। आपके नेटवर्क ने फैक्ट चेक किया हुआ है, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूं तो अच्छा, उसकी सजा भी आप लोग को मिल रही है, छोड़िए उस बात को। मेरा अपना मानना है और मैं बिल्कुल बिना इधर उधर की बात किए कहती हूं, प्रधानमंत्री मोदी पूरे चुनाव में बेरोजगारी पर, महंगाई पर बात नहीं कर सकते। क्या प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में गिनती पर जवाब नहीं दे सकते? हम बार बार आपसे कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराइए। क्यों जातिगत जनगणना से आप भाग रहे हैं? क्यों उसके बारे में आप झूठ फैला रहे हैं? क्या आप जातिगत जनगणना की मुखालफत करते हैं या आप उसके साथ खड़े हैं? क्या जनता माफ नहीं करेगी? आप उसके पक्ष में हैं या आप उसके विरोध में हैं? ये हाँ या ना में नहीं बता पा रहे प्रधानमंत्री जी। क्या इस देश में 80-85% जो लोग हैं उनको ये जानने का हक नहीं है कि वो लोग कितने लोग हैं, उनका क्या प्रतिनिधित्व है? हाशिए पर लोगों को रखा हुआ है, यहाँ पर आके इधर की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। किस बात से डरते हो? गिनती क्यों नहीं करते हो? कवाली बेइज्जती। पॉइंट नंबर 8 पर आओ। हाँ, मैं सिंपल सी बात बोल देती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत होइएगा तो थोड़ा मैं भी व्यक्तिगत सवाल पूछने लगूंगी कि जनसंख्या बढ़ाने में आपने कितना योगदान किया, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, शांति से डिबेट करिए, तथ्यों पर करिए। पॉइंट नंबर 8 अगाहे बगाहे इन्होंने ही दिखा दिया, और उस पॉइंट नंबर 8 में पूरी तरह से है व्यक्तिगत कानूनों में सुधार। पर्सनल लॉ पर झूठ बोलते थे, हमने पर्सनल लॉ के रिफॉर्म की बात करी है। बताइए झूठ क्यों बोलते हैं, बोलिए, बताइए। और बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म, ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म का खिलाफत तो मोदी जी करते हैं। वही कहते हैं ब्रूट मेजोरिटेरियनिज्म गलत है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है, तो उनको ही खंडन कर रहे हैं क्या? असली बात यह है कि 3 चरण के मतदान के बाद पैरों के तले से सत्ता खिसक रही है, और नरेंद्र मोदी जी अपनी खिसकती सत्ता को देखकर अपने मित्रों को स्वाहा कर रहे हैं। अमित जमाई साहब, देखिए, बीजेपी हमेशा से उनकी जो विचारधारा रही है, उनकी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स रही है, उसमें वो तमाम विपक्षी दलों पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और बहुसंख्यकों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हैं। और ऐसे में ये रिपोर्ट, ये इंफॉर्मेशन उनकी पूरी आइडियोलॉजी को सूट करता है, तो उसे वो सामने में रख रहे हैं और ये उनको मदद करता है किसी न किसी तरीके से। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। देखिए अंजना जी, मुख्य मुद्दा इस देश में यह है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो अपना आत्मविश्वास खो रही है, अपना चैतन्य खो रही है और अपना विवेक साथ साथ में खो रही है। 10 साल का बोलने के लिए प्रधानमंत्री के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं। ये जो आंकड़े की बात हो रही है, जो भी ये इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, आप जानती हैं कि आंकड़े हमेशा बहुत ही साइंटिफिक होते हैं और उसमें एक बहुत लंबी टीम काम करती है। इस देश में 125 करोड़ आबादी अगर हम मान लें तो हमें तो मालूम भी नहीं कि ये सर्वे कब बिठाया गया। बिहार के समाजवादियों ने एक कास्ट सर्वे जब बिठाया, उसमें भी हमें 1 साल तकरीबन लगा, जिसमें भी हमें लगता है कि कुछ कमी होगी। लेकिन ये कौन सी रिपोर्ट आ गई जिसके बारे में ना भारत सरकार को पता है, ना भारत के लोगों को पता है, ना भारत की मीडिया को पता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब अगर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट 2023 की है, उसमें कहा गया, भारत, उसमें डिस्कशन भी हुआ था हम सब लोगों का, आप लोगों से, कि भारत में जो प्रजनन दर है मुसलमानों में, वो बड़ी तेजी से मुस्लिम समाज में घटी है। ये बड़ा अच्छा आंकड़ा था कि ऐसा कैसे हुआ है कि जो प्रजनन दर है वो मुसलमानों में घट रही है। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो है जो सुप्रिया श्रीनेत जी बोल रही हैं कि जब जातिगत जनगणना नहीं हुई, तो जब आंकड़ा प्रधानमंत्री जी के पास जातिगत जनगणना का नहीं है, भारत सरकार के पास नहीं है, तो ये इकोनॉमिक एडवाइजर के पास कहां से आ गया? इकोनॉमिक एडवाइजर को यह नहीं मालूम कि इस देश में किसानी का, गरीबी का, मुफलिसी का, बेकारी का कैसे हमें रास्ता निकालना है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कैसे भारत को उससे निकालना है। इसी इकोनॉमिक एडवाइजर के नेतृत्व में इस देश के 80 करोड़ लोग 10 किलो राशनों पर लाइनों में लगने को मजबूर हैं, और यह इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी कहां बढ़ गई। देखिए, नवनीत राणा ने जो बात बोली है, जो बात पहले कही गई हैदराबाद में, भारत में किसी ने भी उसको यह नहीं कहा कि उन्होंने सही कहा। नवनीत राणा शरद पवार जी के समर्थन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, और आप जानते हैं कि उसका एक मामला चल रहा है, वो
फर्जी एससी का उसने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, उसको जेल होना था, उसकी मेंबरशिप खत्म होनी थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई और अब चुनाव हार रही हैं। तो नवनीत राणा का वो जो एससी फर्जी सर्टिफिकेट का मामला है वो देश में संज्ञान में ना आए, अंजना मैम उसको क्वेश्चन न कर दे, इसलिए वो मुसलमान तो फुटबॉल हैं। देखिए, हमारे आपके सबके मुसलमान दोस्त होंगे, कलीग होंगे, हम कैसे उनसे आंखों में आंखें मिला सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की फिल्म नहीं चलती है तो मुसलमानों का आइटम सॉन्ग बना के पेश कर दिया जाता है। हम दुनिया देख रही कि भारत में मुसलमानों को प्रधानमंत्री कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अरब वर्ल्ड में इसी का प्रधानमंत्री जवाब जाते ले हैं, लेते हैं अमित जी। अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। एक आखिरी बात, 10 सेकंड मैम, जब वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, मुसलमानों से चंदा लेकर आते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। लेकिन भारत के मुसलमानों के पीछे जिस तरह से प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी पड़ी है, यह दिखा रहा है कि डबल इंजन ने आत्मविश्वास खो दिया है। जनता के सवालों से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। अभी गौरव भाटिया भी देखिए, एंटी मुसलमान बात बोली है, अब ये 5 घंटा बोलेंगे, लेकिन इनसे पूछो नौकरी क्यों नहीं मिली, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई, एमएसपी क्यों नहीं दिया, क्यों इस देश में चरम की महंगाई है, इनका मुंह सिल जाएगा। अंजना जी अगर आपको जवाब दे दें तो मैं आपके चरण छू लूंगा। जी प्लीज, ठीक है सुप्रिया जी, छोटा सा कमेंट, 3 लाइन का, ठीक है, 3 लाइन का। नहीं 3 नहीं, थोड़ा टाइम दे दीजिए, ऐसी भी क्या नाराजगी। सिंपल सी बात पूछना चाहती हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों से खेलना चाहती है, चलिए आंकड़ों से खेलते हैं। 2000 हमेशा डेकेडल रेट ऑफ ग्रोथ देखा जाता है। मुसलमानों की आबादी 1950 से लेकर अभी तक 13 करोड़ 60 लाख बढ़ी है, हिंदुओं की 67 करोड़ 60 लाख बढ़ी है। क्या बातें करते हैं आप? आपने हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, उनको बेरोजगार बनाया है। देश संकट में है। वारिस पठान साहब, आप यही तो वो पॉलिटिक्स है ना जो आप लोग करते हैं हैदराबाद में, यही हिंदू मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा ये करो, ज्यादा वो करो, क्योंकि आपको भी यही सूट करता है। जब जब ध्रुवीकरण होता है तो ओवैसी जी को लगता है कि वाह, अब लगता है 1-2 सीटें आएंगी हमारी। जी अच्छा, ध्रुवीकरण क्या होता है मैं आपको बताता हूं अंजना जी। अभी चुनाव के 3 चरण हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। बीजेपी को पूरी तरह से समझ में आ गया कि इस मर्तबा जो अपना नारा था 400 पार, वो तो भूल जाओ, 150 पार के वादे हो गए। अब उसका जो झटका है इनके दिल दिमाग जहन पे जो पड़ा है, उसका जीता जागता सबूत नवनीत राणा ने दे दिया स्टेज पे से खड़े होके। क्योंकि नवनीत राणा तो खुद लड़ रही है चुनाव अमरावती से, और उनको पता है कि पूरी भारी मार्जिन के साथ वो हार रही है। और आनंद राज अंबेडकर साहब जो वहां से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको हमारी पार्टी ने वहां समर्थन दिया, वो भारी बहुमत के साथ जीत रहे। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन दिमाग के ऊपर चढ़ा, तो उन्होंने आके ना अब शराब बकना शुरू कर दिया। अब बताइए अंजना जी, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड हमको दे दो, सबको खत्म कर डालेंगे, ओवैसी ब्रदर को बता देंगे। क्या करने वाले आप? 15 सेकंड के अंदर पुलिस को उठा के चलो बताओ हमको, क्या हम सबको एक साथ कत्ल कर देंगे, क्या हमारा नरसंहार कर देंगे, हमारा कत्ले आम कर देंगे? बोलिए, हम लोग आ जाते हैं आपके सामने, मार डालो हम सबको एक साथ। नवनीत राणा ने जो कहा वो एक हेट स्पीच है, डायरेक्ट थ्रेट दिया है, पोलराइज करने की कोशिश की है, नफरत फैलाने की बात की है उन्होंने। तो अब वहां का पुलिस प्रशासन क्यों सब खामोश बैठा है? इलेक्शन कमिश्नर जो चुनाव लड़ा रहा है वो क्यों खामोश बैठा है? अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने इस्तेमाल किए होते, खाली आपके चैनल पर मैंने थोड़ा बोल दिया, तो आप इतने गुस्से में आ गए कि नहीं आप इस तरह का इस्तेमाल मत करिए, मेरे खिलाफ तो अब तक FIR हो जाते, मुझे तो जेल में डाल दिया जाता। अब क्यों सबके सब खामोश है? और नवनीत राणा को अगर इंस्पायर ही होना था ओवैसी साहब से, तो जाके उनका हॉस्पिटल देखती, जाके उनकी स्कूल देखती, जाके उनका काम देखती, तो उनको समझ में आता कि क्या काम किया है वहां पे हैदराबाद के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।